हेलो एंड वेलकम टू द एवन कंपटीशन जोन। स्वागत है आप सभी का इतिहास की नई क्लास में। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास की थीम क्या होनी चाहिए और कैसे उसको पढ़ा जाए, तो आज की क्लास में हम देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हमने चैप्टराइजेशन किया था कि प्राक इतिहास में हमें दो चैप्टर पढ़ने होंगे। वो होंगे पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण। पाषाण काल का जो समय है वो है 7000 से 4000 BC तक और इसका 4000 से 2500 BC तक। उसके बाद अगले दो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आद्य इतिहास में। आद्य में जो है वो आपका सैंधव सभ्यता या फिर इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। इनका टाइम पीरियड इसका 2500 से 1500 और इसका 1500 से 600। उसके बाद जो इतिहास शुरू होता है उसमें आगे के जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे बुद्ध काल, जिसका समय है 600 से 322। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल, जिसका टाइम 322 से 185 BCE तक ईसा पूर्व। उसके बाद जो आता है वो समय है मौर्योत्तर काल का, जिसकी टाइमलाइन है 185 BCE से लेकर 250 AD तक। अब आप देखेंगे कि BCE से हम टर्न कर रहे हैं कहाँ, AD में, तो यहाँ हमें 0 मिलेगा। उससे पहले देखेंगे कि आपको बहुत से लोग प्रॉब्लम में रहते हैं कि कहाँ AD और BC, तो जो 0 से ऊपर जाएंगे तो BCE में रहेंगे, ईसा पूर्व की बात है, और AD में आएंगे 0 से अपवार्ड तो ईसवी सन की बात होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि 57 BCE में विक्रम संवत शुरू होती है, जो कि शुरू की जाती है एक राजा है विक्रम नाम का, जो अवंती के राजा गर्दविल का लड़का है विक्रम। और अवंती अवंती जो एक महाजनपद है उसके दो हेडक्वार्टर होते थे, एक उज्जैन और दूसरा माहिष्मती। ये वही माहिष्मती है हड़प्पा और वो कटप्पा और बाहुबली का में जय माहिष्मती, ठीक है। तो उज्जैन के राजा थे गर्दविल, उनका लड़का था विक्रम, जिसने क्या किया था कि अपने जो पास के शक थे उनको वहां से खदेड़ दिया था, उज्जैन से मथुरा की तरफ, ठीक है। जैसा कि शकों की 5 शाखाएं थी, 2 भारत से बाहर और 2 भारत के अंदर, तो इन्होंने उज्जैन से उनको खदेड़ दिया मथुरा के लिए, और उसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने शुरू किया था विक्रम संवत, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्या कहा, विक्रमादित्य कहा। तो आगे आप देखेंगे इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, ठीक है। और कुछ लोग गलती ये करते हैं, विक्रमादित्य सुनकर इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं, जो गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। ये विक्रम आप देखेंगे कि उज्जैन के राजा का लड़का था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म की बात होती है, उनमें भी काफी लोग चर्चा करते हैं कि ये 0 है या फिर क्या है। तो देखो ये 4 BCE की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, और उनकी मृत्यु 31 वर्ष के बाद हुई। तो 31 के बाद हुई तो यहाँ से अपवार्ड आएंगे कहाँ, 27 AD में, 27 ईस्वी सन में उनकी मृत्यु होती है, यानी कि 31 साल की उम्र में। कुछ लोग 30 कहते हैं, 33, ये गलत है। हम देखेंगे कि ये 31 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, जहां से 4 BCE से जब 27 तक आएंगे तो 31 साल हो जाएगी। उसके बाद इसी में एक मिलेगा आपको 78 AD पे शक संवत, ठीक है, जो कुषाण वंश के राजा
कनिष्क द ग्रेट उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। लेकिन शकों ने इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया, इसलिए इसे बाद में शक संवत कह दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ हो गया मौर्योत्तर काल। उसके बाद आएगा कौन सा? गुप्त काल, जिसका समय 250 से 550 एडी। उसके बाद आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, जिसकी टाइमलाइन 550 से 605। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग और भी इस तरफ देखेंगे। गुप्तोत्तर के बाद हम काफी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप हर्ष, प्राक हर्ष और हर्षोत्तर, और यहाँ पर राजघराने, 36 राजघराने होते थे, उनको पढ़ेंगे, 36 राजघराने। उसके बाद हम आएंगे किस पे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका 605 से 1206 एडी टाइमलाइन। उसके बाद आप देखेंगे मध्यकाल में जैसे मुगल्स आ जाते हैं, 1206 से 1526, सॉरी 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहता है, 1526 तक। उसके बाद आप देखेंगे मुगल आ जाएंगे 1526 से 1707 तक मुगल्स रहेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत का समय देखेंगे कि 1707 से 1757 और 1757 से 1857 और 1857 से 1947 तक, ये आधुनिक भारत का समय देखेंगे। उसके बाद ये तो हो गई टाइमलाइन। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्राक इतिहास से, जिसमें आपके दो टॉपिक है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल से। अब देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, और पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, टाइमलाइन अगर देखो तो यहाँ आप देखेंगे कि 35 के से लेकर 12 के तक, 35,000 से 12,000। उसके बाद यहाँ 12,000 से 10 के तक, उसके बाद 10 से 10,000 से 1,000 तक का ये। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें निम्न पूरा पाषाण में आप देखेंगे दिखाई देगा कि कौन सा कल्चर चल रहा था। यहाँ पर हस्त कुठार, हैंडेक्स कल्चर चल रहा था, ये हाथ वाली कुल्हाड़ी यूज किया करते थे। ठीक है, हैंडेक्स कल्चर चल रहा था। उसके आगे देखेंगे आपको बिदारड़ी मिलेगी, क्लीवर, चॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि 1863 में एक आर्मी फूड जिन्हें पल्लवरम एक जगह है, पल्लवरम मद्रास से हैंडेक्स प्राप्त होती है, हाथ वाली कुल्हाड़ी मिलती है। ठीक है, और इसी समय में शिवालिक क्षेत्र में रामापिथिकस के अवशेष मिलते हैं, रामापिथिकस। ठीक है, ये। इसके बाद हम देखेंगे मध्य की अगर बात करेंगे तो इसमें जो
कल्चर है वो चेंज हो जाता है किसमें, फ्लैग कल्चर में, जिसे हम कहते हैं फलक संस्कृति। अच्छा, फलक संस्कृति क्या होती है, जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को पत्थर से जब मारते हैं तो उसमें से पतले पतले जो सल्क निकलते हैं, वही फ्लैग निकलते हैं, उन्हीं के हथियार होते थे, उन्हीं से हथियार बना लिए जाते थे। उसके बाद आप देखिए इसमें 1982 में एक AK सोनकिया नाम से हैं, AK सोनकिया, उन्हें क्या है, हथनौरा घाटी एक जगह है, हथनौरा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, MP से, MP जो आपका नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में उन्हें मानव खोपड़ी मिलती है, मानव खोपड़ी के अवशेष मिलते हैं, जिसमें ये पुष्टि होती है कि ये जो खोपड़ी है वो होमो इरेक्टस की है, वो मानव जो सीधा खड़ा हो सकता था, ठीक है, जिसके मस्तिष्क का आकार 800 घन सेंटीमीटर से लेकर 1200 घन सेंटीमीटर का था। इससे पहले और छोटा आकार होता था, तो मस्तिष्क विकसित हो रहा है, ऐसे देखेंगे। आगे आप देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल में ये जो कल्चर है वो हो जाता है ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर में। ब्लेड का मतलब समझ रहे हैं, जो हथियार पहले फ्लैग जैसे होते थे वो और पतले और धारदार और चिकने हो गए। उसके बाद ब्यूरिन एक ऐसा टूल है, ब्यूरिन एक ऐसा टूल है जिससे जो ऊपर से चौड़ा और नीचे आके पतला हो जाता था, जिससे हम लकड़ी की कार्विंग करते हैं, जिसे खरोचा जाता है, वो इस तरह के हथियार यूज करते थे। उसके बाद आप देखिए एक जगह है लौदा नाला, इलाहाबाद, बेलन घाटी, बेलन घाटी इलाहाबाद, वहां से इन्हें मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, मातृ देवी की प्रतिमा जो हड्डी की है, हड्डी की है, और वो तक्षण कला में है। किस कला में? तक्षण कला में, तक्षणी कला में, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसी समय में होमोसेपियंस के अवशेष, जो बुद्धिमान मानव जिसे कहेंगे, जिसके सर का आकार 1200 से लेकर 1800 घन सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हो गया। अब हम आ जाएंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जो मीजोलिथिक जिसे कहते हैं, इसमें हथियारों का आकार बहुत छोटा, मतलब जिसे हम कहते थे माइक्रोलिथ। पॉइंटिंग टूल हो गए, कौन से? पॉइंटिंग टूल, नोकदार, नुकीले हथियार, नुकीले औजार, जिनका साक्ष्य आपको मिलेगा पटने, महाराष्ट्र, पटने, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागौर जगह है राजस्थान, राजस्थान से एक साइड आपको मिलेगी आजमगढ़, MP, ठीक है, यहां से अवशेष मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक चौपानी मांडो, ये भाई बेलन घाटी इलाहाबाद वाला एरिया, इलाहाबाद। यहां से आपको राउंड कट हट, गोलाकार झोपड़ियां ये लोग बनाते थे, गोलाकार झोपड़ी, राउंड कट हट मिलेंगे, और मृदवान बेयर के अवशेष मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए कुछ प्रतापगढ़ की साइट है, जैसे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में आपने देखा जैसे एक सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, एक जगह है मैदाहा, एक दमदमा। यहां से देखेंगे आप कपुल बुरियल, जहां पर
कपल जो है एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ पर साक्ष्य मिलेंगे आपको, जो शव है, जो शवदान किया गया है उसमें आभूषण युक्त शवदाह है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जगह देखेंगे, आप देखेंगे एक जगह है लौरा देव। लौरा देव संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जो यूपी, यहां से आपको चावल का पहला साक्ष्य मिलता है। चावल का पहला साक्ष्य, यहां से हमें चावल का पहला साक्ष्य मिला। उसके बाद आप देखेंगे कि गुफा चित्रकारी में भीमबेटका की गुफा। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे कि नवपाषाण काल पे अब आएंगे। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें याद रखेंगे। नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि यहाँ से आपने देखा कि पशुपालन और कृषि यहाँ से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल फेज है जहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है और नए पेड़ पौधे का उगना शुरू हो जाता है। तो ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ कृषि शुरुआत दिखाई देती है, लेकिन इसका जो चरम सीमा है वो कहाँ दिखाई देगी? नवपाषाण काल में। तो जब खेती होने लगेगी तो क्या हो गया? ये उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया और उपभोक्ता। अब जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो गया तो इनका जीवन हो गया कैसा? स्थायी। एक जगह पर रुकने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे, कृषि कार्य करने लगे, कृषि कार्य करने लगे। और इस काल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। जैसे पहली घटना आप देखेंगे कि आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, जिसका साक्ष्य आपको मिलेगा हुंसगी, दक्षिण भारत, जहां पर आग के राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार होने के बाद इनका आना जाना सुगम हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान लाना, ये सब चीजें इन आविष्कारों से बहुत ज्यादा सुगम हो गई। आग पहले प्रयोग में थी, पहले एक्सिस्टेंस में थी, लेकिन प्रयोग में नहीं थी। आग प्रयोग में आई नवपाषाण काल में, जब इन्होंने इसका उपयोग सीखा कि जानवरों को भगाने के लिए, दूसरा खाना पकाने के लिए। और आगे देखें अगर तो इसमें आप देखेंगे कि एक जगह है बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, जहां पर आपको मिलेंगे गर्तवास, गर्तवास के साक्ष्य, मतलब गड्ढा जमीन में बनाकर बाहर रहते थे सर्दियों से बचने के लिए, जो हम आज अंडरग्राउंड बनाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक जगह मिलेगी मेहरगढ़, यहां पर पशुपालन और खेती दोनों के साक्ष्य मिलते हैं हमें 7000 के आसपास, जहां पर जौ, गेहूं, अंगूर आदि की खेती की जाती है। गेहूं पहले, इससे पहले लोकप्रिय था, लेकिन इस समय में जौ आ जाता है, मुख्य जो है जौ आ जाता है। और पशुपालन में आप देखेंगे तो भेड़ बकरी, भेड़ बकरी पालन के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक जगह कोलडीहवा, यहाँ पर आपको चावल के साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ साइटें हैं जो नवपाषाण काल की है। ठीक है, आगे हम लोग इन्हीं को मैप पे देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।